राज्य सरकार के सहयोग से ही हो रहा है कि पीडियाट्रिक आईसीयू का एक मॉडल सर स्वीकृत किया गया है राज्य सरकार द्वारा सर, जिसमें 38 मेडिकल कॉलेज और ज़िले सर उनका सेंट्रल कंट्रोल टीकू का यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और टेली मेडिसिन के अंतर्गत उन सेवाओं को सुविधा दी जाएगी कि जहाँ पर सेवा प्राप्त नहीं है या चिकित्सक नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ उनको उसी स्थान पर टेली मेडिसिन द्वारा सेवा दी जाए। सर यह सब संभव नहीं होता यदि केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व और सहयोग ना होता। सर हम लोग यहाँ पर आज 3 महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों द्वारा 3 सेवाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है, दूसरा एकेडमिक ब्लॉक है और तीसरा पीएम अभियान परिकल्पना के अंतर्गत एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिसकी मंत्रालय ने बड़ा विचार करके यह निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। कोविड ने हमको ये सिखाया कि हम लोग क्रिटिकल केयर में थोड़ा और प्रयत्न करने की ज़रूरत है, तो उसमें से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक एम्स पटना को स्वीकृत किया गया, जिसका शिलान्यास आज माननीय मंत्री जी करेंगे और जिससे एम्स पटना की क्रिटिकल केयर की क्षमता बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि एम्स पटना माननीय मंत्री जी, बिहार सरकार के मंत्री जी, हमारी गवर्निंग बॉडी के सदस्य, हमारे जो 3 एमपी हमारे आईबी बोर्ड के मेंबर हैं, संजय जायसवाल साहब और छेदी पासवान साहब और डॉक्टर आरसीपी सिंह साहब, इनके नेतृत्व में अग्रसर होता रहेगा और सेवाएं प्रदान करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव। हम हमारे संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी। माननीय सांसद एवं सदस्य संस्थान निकाय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। माननीय सांसद डॉक्टर राम कृपाल यादव जी।
माननीय मुख्य सचिव बिहार श्री अनिल शुभानी जी, अब मैं डॉक्टर बसवराज एवं डॉक्टर आतिरा से निवेदन करती हूँ कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूँगी केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का। मैं डॉक्टर संजीव जी से निवेदन करती हूँ कि श्री नीलम्बू शरण जी, श्री सुरेश कुमार नायक जी, श्री नंदीश आर पिठानी जी का स्वागत करें। हो गया। हम आभारी हैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कि हमारी संस्था एम्स पटना द्वारा इस राज्य की जनता के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ में आज यहाँ एकेडमिक विभाग, रेजिडेंशियल परिसर एवं सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल केयर विभाग की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के अंतर्गत आता है क्रिटिकल केयर विभाग। कोविड महामारी से सीख लेते हुए यह एक स्वास्थ्य पहल है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियां या बीमारी के प्रकोप से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करती हूं कि आधारशिला का अनावरण करें। मैं माननीय सांसद एवं सदस्य संस्था निकाय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन करती हूँ। माननीय सांसद डॉक्टर रामकृपाल यादव जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मार्गदर्शन हेतु 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
जनप्रिय देश के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण आदरणीय श्री मनसुख मांडविया साहब, बिहार सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, माननीय सांसद और यहाँ के स्थानीय निकाय के माननीय सदस्य और हमारे पार्टी बिहार भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबानी साहब और इस पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ जी, मंचासीन डॉक्टर अरोरा जी, एम्स के सभी सम्मानित चिकित्सकगण, छात्रगण, सम्मानित अतिथियों, सबसे पहले मैं बिहार के तरफ से, अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के तरफ से, आप सभी लोगों के तरफ से अपने आदरणीय अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शायद पहली दफ़ा पाटलिपुत्रा के इस ऐतिहासिक धरती पर और एम्स के प्रांगण में आने का मौका मिला, हम सभी लोगों के तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कर्तक ध्वनि के साथ हम सब लोग स्वागत करते हैं और उनके साथ अन्य अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है माननीय मंत्री जी, सत्र के दरमियान और उसके पहले भी कई दफ़ा जब आपने इस दायित्व का निर्वहन करना प्रारंभ किया तो पटना एम्स आने का निमंत्रण मैंने दिया था और आपने कहा मौका लगते ही मैं चलूँगा। और मुझे अति प्रसन्नता है कि बिहार के इस गौरवशाली प्रदेश और पाटलिपुत्रा के इस ऐतिहासिक धरती पर आप आ करके हम सब लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पटना एम्स की जब बुनियाद डाली जा रही थी, आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में उस समय बहन सुषमा जी थी स्वास्थ्य मंत्री, उसी दरमियान पटना एम्स की बुनियाद डाली गई थी और पूरे देश के पैमाने पर 6 एम्स का निर्माण हुआ था, उसमें पटना भी था बिहार के लिए। और मैं समझता हूँ कि उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, डॉक्टर साहब ने बताया कब प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में एम्स का स्वरूप चेंज हुआ है और यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के पूरे लोगों के प्रयास से एम्स ने और ख़ासतौर पर कोरोना काल में जो काम किया है उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ बिहार में, देश में पटना एम्स फुलवारी का एक अलग स्थान लोगों के हृदय में आया है, इसलिए आप सभी लोगों का हम बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए ये मौका अगर मिला है हमें, तो मैं अपने माननीय मंत्री जी का कुछ यहाँ की समस्याओं के बारे में थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वैसे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डॉक्टर संजय जायसवाल जैसा एक अनुभवी चिकित्सक इस निकाय बॉडी के सदस्य के रूप में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं, तो ये तो सुझाव देते ही होंगे, यहाँ की समस्याओं का जिक्र करते ही होंगे, पर साथ ही साथ मैं स्थानीय होने के
नाते, चूँकि हर दिन एम्स के डायरेक्टर साहब, सुप्रेंट साहब को मैं तंग करते रहता हूँ। रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे हमसे लोग तबाह हो गए हैं। कारण यह है कि लोगों का विश्वास आपने जीता है, तो पूरे बिहार के लोग और बिहार के आसपास के जो देश के भी लोग हैं, नेपाल से भी, अगल बगल के राज्य से भी। वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर राज्य में अब एम्स खोलने का निर्णय लिया और लंबा काम हो रहा है। अभी झारखंड में भी बन रहा है, देवघर में, जहाँ के चार्ज में हैं डायरेक्टर साहब वर्तमान में, मगर फिर भी बहुत लोड है। और चूँकि आपने अच्छा चिकित्सा व्यवस्था करके रखा है, हर आदमी चाहता है कि हम एम्स में इलाज अपना कराएं। और स्थानीय होने के हैसियत से मैं समझता हूं कि हम लोग पर थोड़ा ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि ये इलाका मेरे क्षेत्र में है ही, हॉस्पिटल भी है और अगल बगल में मेरा ही क्षेत्र लंबा चौड़ा है, गरीब का इलाका है, किसानों का इलाका है। तो सब चाहता है कि एम्स में हम अपना एडमिशन कराएं। मैं इनके सीमित साधन में, ये मेरे चाहने के बाद भी, आपके चाहने के बाद भी नहीं सहयोग कर पाते हैं, क्योंकि संख्या कम है, आईसीयू की संख्या कम है, बेड की संख्या कम है। इनका सिस्टम है कि जब तक बेड नहीं खाली रहेगा तो पेशेंट को ये नहीं लेते हैं। तत्काल ये एडमिशन लेकर के जो इमरजेंसी होता है वो तो सेवा प्रदान कर देते हैं, मगर उसका एडमिशन नहीं हो पाता है तो परेशानी बढ़ जाती है। और किसी दिन ऐसा नहीं है जब 10 से 15 कॉल मेरा नहीं जाता होगा। मेरे जैसे कई सांसद हैं और कई सामाजिक या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, जिनका फ़ोन सुनते सुनते एम्स के डायरेक्टर साहब का और सुप्रेंट साहब का तो क्या हाल होता होगा मुझे मालूम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी कि यहाँ एमआरआई की व्यवस्था नहीं है पूरे तौर पर, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। पिछले 6 महीना से 1 साल तक मैं समझता हूँ कि यूनिट चलाया जा रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो पा रहा है। नेफ्रोलॉजी का इलाज भी चालू नहीं हो रहा है, ये भी दिक्कत है। किडनी के पेशेंट को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, आईसीयू का बेड की कमी है, बहुत ज़्यादा लोड है यहाँ पर। हालांकि बहुत बड़ा है, भारत की सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने स्तर से आपने व्यवस्था की है, पहले की अपेक्षा के ज़्यादा। जब कोविड चल रहा था तो उस समय बेड की संख्या बढ़ी है, मगर और आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी गौर फरमाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि अरोड़ा साहब चेयरमैन साहब भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं, तो इनका भी ध्यान आकृष्ट मैंने करवाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रॉमा सेंटर की सुविधा का विस्तार अगर हो जाए तो बहुत लाभ होगा। बिहार गरीब प्रदेश है, अफोर्ड नहीं कर पाता है लोग कि हम निजी हॉस्पिटल में जा कर के, मैं समझता हूँ कि बहुत से इलाज करा पाएँ। तो अधिक से अधिक संख्या में चुप चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था है और एम्स का एक भरोसा है। पहले तो आमतौर पे एम्स नहीं होने की वजह से, या एम्स का धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव किया है, सब लोग आज भी हमको लगता है कि पटना एम्स खुलने के बाद भी अधिकांश तौर पर दिल्ली में, क्योंकि सुविधा बहुत कुछ यहाँ नहीं है, फैकल्टीज में भी अभाव है, वो सब पता है आप सब लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी पटना एम्स से दिल्ली और डिफरेंट हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए लोगों को रेफ़र करना पड़ता है, मजबूरी है, तो वहाँ भी काफ़ी लोड है। और सांसद को तो विशेष तौर पर ये काम विशेष तौर पर करना पड़ता है। यहाँ हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, अन्य दूसरे लोग भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी सौभाग्य से हैं यहाँ। तो हम लोग का जो ड्यूटी है वो रेलवे का टिकट कटवाना और दिल्ली एम्स में एडमिशन करवाना, ये महत्वपूर्ण काम है। जो काम अगर आप नहीं कर पाइएगा तो शायद अगली बार बहुत सारी तकलीफ का फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगा, मैं यह इतना ही निवेदन करूँगा और एक आग्रह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैंने विगत चलते सत्र में आपसे यह आग्रह किया था, यहाँ फुल फ्लेज में डायरेक्टर नहीं होने की वजह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ के डायरेक्टर साहब, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन का काम, नया रेस्टोरेंट का काम देवघर में हो रहा है, यहाँ पटना में फुल फ्लेज डायरेक्टर अगर नहीं होगा
तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा यही आग्रह होगा कि आपने महती कृपा की है बिहार पर, पटना पर, तो थोड़ी और कृपा करके जो कुछ समस्या मैंने आपके समक्ष रखा है वो समस्या का निदान करेंगे। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने सभी चिकित्सकों का, डायरेक्टर सहित, जितने सुप्रेंट सहित जितने लोग हैं, उनका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए कि आपने बहुत सारा लोग लगा रहता है। मैं देखता हूं, जब भी आता हूं, सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए और बहुत सेवा प्रदान कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप तो एक भगवान होते हैं और दूसरा नीचे आप ही हैं, तो आप पर बहुत भरोसा है। मैं समझता हूं कि, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पर पूरे 8 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी किया है, सब कुछ में, हेल्थ में खास तौर पर, और राज्य की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री की, लगातार लग करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, गरीब प्रदेश में बहुत सारी कॉलेजेज, बहुत सारा सुविधा प्रदान किया है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री की कृपा बिहार पर रही है, पटना पर रही है, आगे भी रहेगी। जो कमी है, आपने बहुत कुछ किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आगे और भी कुछ समस्या है उसका निदान कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति, संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय सांसद एवं सदस्य संस्था निकाय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आज क्रिटिकल केयर यूनिट और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक समेत 3 का शिलान्यास और इसका लोकार्पण में उपस्थित हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, यहाँ उपस्थित हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय, हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी अमीर सुभानी जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर्स, हमारे सीनियर ऑफिसर्स बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बच्चों, सबसे पहले तो मैं मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यह पूरा कार्यक्रम एक तरह से मेरे इनविटेशन पर है। रक्सौल के लिए मैंने इनवाइट किया था और उन्होंने मेरा इनविटेशन स्वीकार करते हुए और पटना एम्स के लिए वो आए हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ। मनसुख मांडविया जी का हेल्थ मिनिस्टर बनना मेरे लिए एक सपने को पूरा करने जैसा था। 2014 से कम मैंने 6 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखे होंगे कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र और हेल्थ मिनिस्टर एक होना चाहिए, क्योंकि हम जरूर अपने आप को कहते हैं कि हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पर आईडीपीएल, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स और सबके एपीआई बंद करके वर्चुअली हम लोग पैकेजिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गए थे। और पहली बार हुआ कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र और हेल्थ मिनिस्टर एक बने हैं, और उसका सबसे बड़ा सफलता यही है कि आज एपीआई में जो मनसुख मांडविया जी ने पीएलआई लाया है वह अपने आप में हिस्टोरिकल है, और इंडिया फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जिस तरह से काम कर रहे हैं 100% बनेगा। जो हमारा जीवन का सिद्धांत है कि हर चीज़ मेड इन इंडिया हो और वर्ल्ड के हर कॉर्नर में मेड इन इंडिया सामान जाए, तो इस बात की तो गारंटी है जब फार्मा में एपीआई में आपने पीएलआई ला दिया है तो पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन जरूर मेड इन इंडिया हर कंट्री में होगा, महज पैकेजिंग नहीं होगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब रामकृपाल जी कुछ मांग ही रहे थे तो मैं, माननीय मंगल जी हैं, माननीय अमीर सुभानी जी हैं, प्रत्यय अमृत जी हैं, हमारा 25 एकड़ का हमारा लैंड जरूर व्यवस्था कर दिया जाए जिससे हम अपने आप को और बड़ा कर सकें और एम्स बिहार के निवासियों की और ज़्यादा सेवा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करती हूं कि आप उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें।
आज पटना के एम्स के ऑडिटोरियम के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सह रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मंच पर विराजमान माननीय सांसद और एम्स पटना के शासी निकाय के सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब, मंच पर विराजमान डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जी, डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी, यहाँ उपस्थित एम्स के सभी फैकल्टीज मेंबर, एम्स के सभी छात्र छात्राएं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण। मित्रों, सबसे पहले मैं एक बार फिर से पटना के इस एम्स परिसर में अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपका और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सब लोगों के प्रयास से देश में कई एम्स खुले हैं और पटना एम्स भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संचालित होना शुरू हुआ। ऐसे तो अटल जी के सपने का ये एम्स इस जमीन पे विद्यमान है आज, लेकिन इसका वास्तविक संचालन आदरणीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद ये शुरू हुआ और आज आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ रहा है और इस एम्स का लाभ आज संपूर्ण राज्य के लोग उठा रहे हैं। और जब किसी अस्पताल में व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं तभी लोगों का विश्वास बढ़ता है और व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं तभी मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो आदरणीय रामकृपाल यादव जी जिस कठिनाई और परेशानी की चर्चा कर रहे थे वो परेशानी मुझे भी झेलना पड़ता है। लोगों की इच्छा होती है पटना एम्स में इलाज कराएं और उसके लिए मेरे पास भी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है तभी एम्स में आज क्यू लगना शुरू हुआ है। किसी भी अस्पताल में तो लोग तब ज्यादा संख्या में आते हैं जब उस अस्पताल के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास होता है। तो आज पटना के एम्स ने वह विश्वास और भरोसा बिहार के लोगों का जीता है और निश्चित रूप से चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, फैसिलिटीज को बढ़ा रही है, जो हमारे फैकल्टीज मेंबर हैं उनको बढ़ा रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे कुछ बढ़ाए जा रहे हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल केंद्रीय संस्थानों में एम्स जैसे संस्थानों में बल्कि आपके द्वारा राज्य सरकारों को सहयोग देके भी राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया जा रहा है और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पटना एम्स की आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को आपके द्वारा जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपसे आग्रह करूंगा कि पटना एम्स का यदि कुछ रिकॉग्निशन आपके पास जाए या कोई मांग जाए तो उसको प्राथमिकता के आधार पर आपके द्वारा स्वीकृति दी जाए, इस बात का आग्रह और निवेदन मैं करूंगा। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पटना एम्स के सभी डॉक्टरों का, सभी फैकल्टीज मेंबर का और जो यहाँ के नर्सेज पैरामेडिक्स स्टाफ्स हैं उन सभी लोगों का बिहार की 12 करोड़ जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोरोना के संकट के समय में जिस प्रकार से पटना एम्स ने बिहार की जनता की सेवा की वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है और बहुत मेहनत किया। मैं कई बार यहाँ पटना एम्स में आया और जिस प्रकार से डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा के मेहनत करते थे उसको हम सब लोगों ने देखा है और डॉक्टरों के नेता भी हम सब लोगों के बीच अभी बैठे हुए हैं, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद जी। तो डॉक्टर सहजानंद जी भी उस समय में काफ़ी परिश्रम करते थे और डॉक्टरों को बहुत उत्साहित करते थे कि कैसे कोरोना के समय में लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। यहाँ के प्रबंधन ने और अभी संजय जायसवाल जी ने भी जिसकी चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से इस संस्थान के प्रति एक विशेष लगाव रहा है और यह संस्थान की जब आधारशिला रखी गई थी तो यहाँ के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी उस समय केंद्र सरकार में मंत्री होते थे और उनका एक स्वाभाविक लगाव इस संस्थान से रहा है।
नीतीश कुमार जी का, और ये संस्थान कैसे आगे बढ़े, कैसे बेहतर हो, उसका प्रयास उनके द्वारा भी किया जाता रहा है। चाहे वह शुरू से जमीन की उपलब्धता, अन्य कई प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध करानी हो, उन चीजों को हो, या अभी जो जमीन की बात हुई उसको लेके जमीन अतिरिक्त 25 एकड़ जो मांगा गया है, मैं अभी संजय जायसवाल जी ने यहाँ कहा, मैं आज ही आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों को कई बार कहा कि आप जल्दी से पटना एम्स को जो जमीन देना है उसकी व्यवस्था करिए, उसके कागजात तैयार करिए, कैबिनेट में नोट लाइए। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र मैं बिहार की कैबिनेट में वह प्रस्ताव लाने जा रहा हूं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति पहले से, इसलिए वो प्रस्ताव निश्चित रूप से स्वीकृत होना है और पटना एम्स को 25 एकड़ जमीन और बहुत शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा बिहार के कैबिनेट के द्वारा। इसके साथ ही हम सब लोगों ने बिहार के सभी अस्पतालों में यह व्यवस्था बनानी शुरू की है, जो भी बड़े अस्पताल बना रहे हैं। जहां अस्पताल होते हैं वहां मरीज के परिजन भी आते हैं, और परिजनों को रहने में कठिनाई जब होती है तो मन को बहुत पीड़ा होती है। पटना एम्स में भी जो मरीज के परिजन आते हैं उनको और बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए मरीजों के परिजनों को रहने के लिए अतिथि सदन बनाने के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को निर्देशित किया है, और उसका भी प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है। और 15 करोड़ रुपए की लागत से इस पटना एम्स के अंदर में मरीजों के परिजनों के लिए अतिथि सदन बनाने का काम भी, उसकी भी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। तो ये इतनी सारी जानकारी देनी थी, समय की कमी है, इसलिए मैं एक बार फिर से अपने केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हुआ और एम्स के सभी चिकित्सकों का, सभी चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। किसी भी संस्थान की उन्नति, उसकी प्रगति उसके छात्रों पर निर्भर करती है। अब समय है संकाय एवं छात्रों के साथ वार्तालाप का। समय के अभाव के कारण यह सत्र 2 प्रश्नों तक ही सीमित रहेगा। मैं छात्रों से निवेदन करती हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमारे सम्मानित अतिथिगण से पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आदित्य राज, MBBS 2020 बैच से। सर, I wanted to ask you, your views on according to you. एक मिनट, ये एम्स का आंतरिक वार्तालाप होगा, तो मैं चाहूँगी, मैं निवेदन करना चाहूँगी मीडिया से, और कि ये बस एम्स के ही सदस्य रह सकते हैं इस सत्र के दौरान कुछ देर के लिए। मीडिया से अनुरोध है कि कृपया आप इस सत्र में को अटेंड नहीं कर सकते हैं। डोंट वरी, छोड़ दो, ओके, रहने दो। यस, स्टूडेंट प्लीज स्टार्ट। So I wanted. Don't worry, please. Media is sitting here. Don't worry. So I wanted to know your views. According to you, what should be? So according to you, what should be our goals? According to in order to be a responsible doctor. Sir, I wanted to know your views on what should be our goals according to you as a responsible future doctor. Okay, I understand. I understand. That's good questions. समझ गया, थोड़ा आवाज आने में वहां से चुप। स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया है, मैं पहले उसका रिप्लाई कर दूं। क्वेश्चंस इतना अच्छा है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल कैसे बने और उसके लिए क्या करना चाहिए, इट इज योर क्वेश्चंस ना। प्लीज सिटिंग। मेरा मन में भाषण करने का इच्छा थी वही उन्होंने बोला। स्टूडेंट जब मेडिकल स्टूडेंट है, या तो कोई भी फैकल्टी में, या तो कोई भी सेक्टर में, या तो कोई भी विषय में पढ़ने वाला स्टूडेंट यानी सीखना, पढ़ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना, 2 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो, इसलिए पढ़ाई के प्रति आपका कमिटमेंट हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब पढ़ाई के बाद आप जिस सेक्टर के, जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हो, ये विषय को साध्य करके समाज को आप कैसे उपयोगी हो सकते हो,
ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए दो तरह की हमारी जिम्मेवारी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करने के लिए एक तीसरा विषय उसमें ऐड होता है, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करो और पढ़ाई के बाद आप सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहो। लेकिन ये भाव कब आएगा? तब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और बढ़ जाती है टीचर्स की, शिक्षक की, प्रोफेसर की, फैकल्टीज की, कि जब स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ते हैं तब क्या हम उसको पढ़ाना मतलब आप केवल डॉक्टर बना देना, डॉक्टर की बुक पढ़ा देना, ऑपरेशन करने के लिए सिखा देना, केवल इतनी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई आके स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास, और ये विकास उसका करने के लिए क्या हम हमारे स्टूडेंट को नेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव पढ़ाते हैं क्या? दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के प्रति हमारा दायित्व। आप जो भी कुछ कर रहे हो अल्टीमेटली हमारे देश के नागरिकों के लिए कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए कर रहे हो। माई सेल्फ इज डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है, यू आर डॉक्टर। जब आप डॉक्टर है तब एक एक देश के पेशेंट कैसे तंदुरुस्त रहे, सोसाइटी में, समाज में मैं मेरी सर्विस कैसे बेस्ट दूं, जैसे सोसाइटी समाज स्वस्थ रहे और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही आगे बढ़ सकता है। यानी कि देश को आगे बढ़ाने का मंत्र जो भी कहां से हो, तो मैं मानता हूं कि यह मंत्र स्वास्थ्य से होता है। और जब आप MBBS के स्टूडेंट हैं, विशेष करके एम्स के स्टूडेंट हैं, दोस्तों आप एक जिम्मेवार डॉक्टर के रूप में भविष्य में जन सेवा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं क्या? उसमें ही सारा क्वेश्चंस का रिप्लाई समाहित है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट। Thank you, sir, visiting AIIMS Patna. I am Dr. Sitaram Yadav, Senior Resident Surgical Gastroenterology. सर मेरा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 3 ईयर में एम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में आपका क्या विजन है सर? केवल एम्स नहीं, लेकिन देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। हमने कोविड क्राइसिस में देखा, और हर घटना से जो हम सीख ना ले तो हम हमारा भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। हमें हिंदुस्तान का हेल्थ का भविष्य को सुनिश्चित करना है, और इसलिए क्या आने वाले दिनों में हमारे सामने थ्रेट होगी, या तो कोविड जैसे पेंडेमिक आए तो भी हमारी एम्स सहित देश के सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सामना कर सके, या तो ऐसी स्थिति में हमें कोई हेल्थ सेक्टर में दिक्कत ना रहे। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ब्लॉक से लेकर टर्सरी केयर तक, एम्स तक, ये बहुत आवश्यक होता है, जिसका फलस्वरूप आज जो हमने नेशनल हेल्थ प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है, ये उसका एक पार्ट है। और इसलिए हमने कार्ययोजना बनाई कि आने वाले 5 साल में, आपने 3 साल कहा है लेकिन मैं 5 साल का हिसाब किताब देता हूं कि आने वाले 5 साल में देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, डायग्नोस्टिक को सुदृढ़ करने के लिए एक श्रृंखला बनाई है। ब्लॉक लेवल पर क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल पर क्या होना चाहिए, रीजनल लेवल पे क्या होना चाहिए, टर्शरी केयर पे क्या होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट रिसर्च, डायग्नोस्टिक, ऑल लेवल पर देश के 5 साल की भविष्य की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 64,000 करोड़ रुपीस, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार की ओर से खर्च किया जाएगा, जिसके आधार पर देश में एक बेस्ट भविष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, जो आने वाले दिनों में एक स्वस्थ भारत के निर्माण में बहुत सहयोगी होगा। धन्यवाद।
अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। हमारे देश के कोविड टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तर पर ले जाने वाले माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा चंद शब्द कहकर मार्गदर्शन करें। आज एम्स के विविध लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित राज्य के यशस्वी हेल्थ मिनिस्टर सम्मानीय मंगल पांडे जी, इस एम्स के साथ जुड़े हुए और पार्लियामेंट में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बहुत सीनियर और जिसके पास समाज जीवन का बहुत लंबा अनुभव है और ये अनुभव को निर्वहन करते हुए हमारे सामने कई विषय रखे हैं। ऐसे हमारे सांसद साथी पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव जी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहाने जी, डॉक्टर अरोरा जी, डॉक्टर सौरभ जी, सभी उपस्थित प्रोफेसर, फैकल्टीज, स्टूडेंट भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मेरा कई स्टूडेंट के साथ संवाद करना निश्चित था, लेकिन आपको पूरा समय नहीं दे पाया हो। भविष्य में आऊँगा तब स्टूडेंट के साथ अवश्य संवाद करूँगा। और आज एम्स में कई लंबे समय से मेरे आने की इच्छा थी, आना हुआ। हॉस्पिटल की मुलाकात, एम्स की मुलाकात करने का अवसर मिला। एक समय था, जैसे रामकृपाल जी ने कहा, कि एम्स की चिकित्सा के लिए, एम्स की सारवार के लिए, एम्स में ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ से दिल्ली तक की सफ़र करनी पड़ती थी, तब जाके हम एम्स की ट्रीटमेंट पा रहे थे। और जब सफ़र करनी पड़ती थी तब इंग्लिश वर्ड के अनुसार बहुत सफ़र भी होना पड़ता था। इतनी लंबी सफ़र करे तब उसको सफ़र करना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन सदगत श्रद्धेय वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में बिहार की जनता को दिल्ली आना न पड़े और दिल्ली एम्स की सुविधा पटना में ही मिले, इसलिए इस समय में एम्स का शिलान्यास किया था। और 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने उसको कार्यान्वित किया। आज इस एम्स में ट्रीटमेंट भी हो रही है, स्टूडेंट की पढ़ाई भी चालू हो गई है। एम्स हेल्थ सेक्टर में बिहार के लिए एक बहुमूल्य सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसलिए आपके यहाँ से बहन माया और बहन वंदना, आज दोनों बहनों ने टीकाकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश में सर्वोच्च टीकाकरण करने के लिए, या तो एक व्यक्ति के द्वारा सबसे ज़्यादा टीका लगाने के लिए मैंने कई हेल्थ कर्मियों का सम्मान किया था। उसमें मैंने माया जी और वंदना जी, दोनों हमारी पटना की बहनों का भी सम्मान किया था। इस धरती पर काम करने वाली महिलाएं थी, मैं उसको अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चंस रखा था, क्योंकि पटना बिहार और एम्स में पढ़ रहे, ज्ञान ले रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान भी है और गंगा भी है पटना में। गंगा और ज्ञान दोनों साथ में दर्शन करने का अवसर मुझे मिला है। और इसलिए
मेरी अपेक्षा है, मोदी जी ने कहा है कि हमें हेल्थ एक्सेसिबल करना है, हेल्थ अफोर्डेबल करना है, और हेल्थ एक्सेसिबल और हेल्थ अफोर्डेबल करने के लिए मुझे एक धरती से दूसरी कोई धरती नहीं मिलती जो इस सेक्टर में हमें मार्गदर्शन कर पाए। और इसलिए धरती है, ये नालंदा विद्यापीठ की धरती है। चाणक्य जैसे गुरु यहाँ हुए हैं, चंद्रगुप्त जैसे विद्यार्थी और राजा यहाँ हुए हैं, करुणा और सेवा की मूर्ति जैसे भगवान बुद्ध भी यहाँ हुए हैं। उसकी तपोभूमि है, और ये तपोभूमि से प्रेरणा लेके हमें काम करना है। मैं मानता हूं कि जिस धरती में तप होता है ना, इस धरती में ताकत होती है, वहां की जनरेशन में उसमें से प्रेरणा अवश्य मिलती है। और यही प्रेरणा से हम हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कर पाएंगे। एक बार नेशनल मेडिकल कमीशन में देश के गणमान्य डॉक्टर का और मेडिकल कॉलेज या तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल का एक सम्मेलन था। तो सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो मैं गया, तो मैंने उसको कहा कि आप जिम्मेवार है हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए। मुझे पता ही था कि वो कहेंगे कि ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और उस वक्त मैंने कहा था कि आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाने वाले लोग हैं। आप 5 साल तक जब MBBS में स्टूडेंट आते हैं तो किसके पास पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? एम्स या तो मेडिकल कॉलेज जैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। वो एक परिसर होता है, वहाँ ट्रीटमेंट होती है, वहाँ चिकित्सा होती है, वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं और वहाँ प्रिंसिपल होते हैं। मैंने कहा था कि जब आप आपके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपको केवल हाथ से ज्ञान देना नहीं है, केवल आंख से ज्ञान देना नहीं है। आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ा लेंगे, स्टूडेंट पढ़ लेंगे, वो मन का ज्ञान हो गया, मस्तिष्क का ज्ञान हो गया, उससे शायद बच्चों में नॉलेज तो आ जाएगा, वो अच्छा ऑपरेशन तो कर देगा, वो अच्छी ट्रीटमेंट तो कर देगा, लेकिन कई चीज की उसमें कमी भी रह जाएगी। आप उसको हाथ से ऑपरेशन करना सिखा देंगे, ऑपरेशन करना सीख भी जाएगा, लेकिन जब आप उसको तीसरा ज्ञान नहीं देंगे, आप उसको तीसरा एजुकेशन जो हार्ट से निकला हुआ एजुकेशन है, जो संभाव का ज्ञान देता है, जो समानता का ज्ञान देता है, जो राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देता है, जो जिम्मेवारी का ज्ञान देता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान देता है, वो ज्ञान जो आप स्टूडेंट को नहीं देंगे, तब आज के दिन में जो समस्या है, ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हृदय से होता है? मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्या 5 साल तक हम स्टूडेंट को ये पढ़ाते हैं कि एक स्टूडेंट निर्माण होते हैं, उसके पीछे सरकार को 2 करोड़ का खर्च होता है, और तब जाके वो डॉक्टर बनता है। और जब वो डॉक्टर बनता है तो एज ए डॉक्टर सरकार ने आप पर भरोसा किया, सरकार ने आप पर इन्वेस्टमेंट किया। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हम स्टूडेंट को ये पढ़ाते हैं कि हमारी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या हम स्टूडेंट को ये पढ़ाते हैं कि क्या हमें आगे कितना भी पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन मुझे जो सोशल सर्विस के लिए गांव में जाके या तो गवर्नमेंट अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए, गवर्नमेंट अस्पताल में सर्विस के लिए बॉन्ड लेना पड़ता है। विदाउट बॉन्ड सरकार जहां कहेगी वहां 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष में मेरे देश के नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए मेरी सरकार ने मुझे कहा है, मैं मेरे समाज के लिए जाके उसकी सेवा करूंगा और बाद में आगे पढ़ूंगा। क्या ऐसा हमारे स्टूडेंट में भाव निर्माण हम कर सकते हैं? क्या हम हमारे स्टूडेंट में भाव निर्माण कर सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं देश के और मेरे समाज की सेवा करूं, और चाहे मैं प्राइवेट अस्पताल चलाऊं, चाहे मैं गवर्नमेंट में हूं, मैं जहां भी हूं वहां सामने पेशेंट। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विविधता है, यहाँ गरीब भी है,
यहाँ अमीर भी है, यहाँ एक ऐसा भी वर्ग है जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे मरीजों के प्रति करुणता के साथ, करुणा भाव के साथ, शायद उसके पास पैसा हो न हो, मैं उसको यही भाव से ट्रीटमेंट करूंगा। मैं इस तरह से ट्रीटमेंट करूंगा, मेरा लक्ष्य वो मरीज कैसे ठीक हो, कैसे स्वस्थ हो, ये भाव निर्माण हम हमारे स्टूडेंट में कर सकते हैं क्या? ये दो भाव, ये दो चीज हार्ट में हमें डालनी होती है, और एक बार वो स्टूडेंट के हार्ट में लग जाएगी ना, तो देश में हेल्थ एफोर्डेबल ऑटोमेटिक हो जाएगी, हेल्थ एक्सेसिबल ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये मंत्र के साथ हम आने वाले दिनों में काम करें तो मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से तो जो प्रयास होना है वो हम करते रहे हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी दोस्तों, 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज वो 600 मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज डबल हो गई। उस वक्त 58,000 MBBS की सीट थी, वो आज 1 लाख तक होने आई है। उस वक्त पीजी की सीट 32,000 थी, आज 64,000 हो चुकी है। आने वाले दिनों में MBBS की सीट भी बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ रही है, और उसके साथ देश के स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसकी इच्छा और अपेक्षा भी पूरी हो रही है। दोस्तों, नया भारत के निर्माण में हमें हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हेल्थ एफोर्डेबल हो, हेल्थ एक्सेसिबल हो, इसलिए भारत सरकार फोकस कर रही है। मैं आज सुबह में रक्सौल था, और रक्सौल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का सम्मेलन था। उसमें एक उषा जी करके बहन थी, और जब वो अपना अनुभव कथन मंच पर आके कर रही थी, वो बता रही थी कि मेरी 19-20 साल की आयु है, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद तुरंत ही मेरा श्वास फूलने लगा, हार्ट की बीमारी हुई, हार्ट की बीमारी का इलाज कराना था। मेरा परिवार एकदम गरीब था, मेरा ससुर परिवार भी गरीब था, इलाज कराने की कोई संभावना उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उसके ससुर पक्ष ने, वो बीमार हो गई, उसको खर्च ना करना पड़े, उसको घर से छोड़ दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड निकाला, किसी ने मार्गदर्शन दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड का उपयोग करके ये महिला ने ट्रीटमेंट कराई। वो बता रही थी कि मैं हॉस्पिटल में गई और घर में वापस पहुंची, तब तक मुझे 1 रुपये का खर्च नहीं करना पड़ा। दोस्तों, स्वस्थ समाज के प्रति भारत सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन हो रहा है। बिहार में तो आयुष्मान भारत योजना से आगे जाके सभी फूड सिक्योरिटी योजना के लाभार्थी को भी हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है, और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ जनता को मिले। और इसलिए जो कार्य योजना चलाई है, भूतकाल में हेल्थ सेक्टर के सही डेवलपमेंट को टोकन के रूप में देखा जाता था। मोदी जी ने सोचा और कहा कि मेरी कोई योजना टोकन नहीं होगी, टोटल होगी। टोटल होना यानी कि योजना सर्वव्यापी होगी, योजना सर्वस्पर्शी होगी। मोदी जी ने कहा कि हम देश के हर गरीब को अपना घर देंगे। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि ये स्टेट ने हमें वोट दिया है वहां ये लागू होगा, ये स्टेट में नहीं होगा। एक ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय ने हमें वोट दिया है उसके लिए लागू होगा, उसके लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं। देश के हर गरीब के यहाँ घर होना चाहिए।
ये टोटल अप्रोच का परिणाम है। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उसको मिलेंगे उसको नहीं मिलेंगे, नहीं, सब भी गरीब परिवार, आज देश में 16 करोड़ गरीब परिवार के घर पे गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। मोदी जी ने कहा कि हर घर में बिजली होनी चाहिए। आज देश में हर घर, एक भी घर ऐसा नहीं है कि वहां बिजली ना पहुंची हो, जो लेना चाहते हो आज बिजली पहुंच चुकी है। और ऐसा ही हेल्थ सेक्टर में, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर कैसे स्ट्रांग हो, देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू करने के लिए 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, तय किया कि मैं देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू करूंगा। आज 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। ये आने वाले दिनों में आप सब यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जब आप MBBS होके बाहर निकलेंगे, आपके लिए एक जॉब की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक जनरल फिजिशियन हो, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बैठा हो, और मोदी जी ने कहा कि गांव में दूर सुदूर रहने वाले व्यक्ति शायद वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा पाए न जा पाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाए, उसके जेब में पैसा हो ना हो, एक गरीब परिवार के व्यक्ति वहां से निकलते हैं और उसके साथ किसी को आना पड़ता है। ऐसी नौबत ना आए इसलिए टेली कंसल्टेशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर चालू किया। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से पेशेंट डॉक्टर के बगल में बैठा हो, उसके साथ डॉक्टर बातचीत करे, उसका निदान करे, और डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे स्पेशलिटी डॉक्टर की राय लेने की आवश्यकता है, तो तुरंत वो अपने कंप्यूटर पर ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एम्स पटना के साथ एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का डॉक्टर यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ जाएगा। बगल में पेशेंट बैठा हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ बातचीत करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे पेशेंट से भी बात करनी है, तो बगल में पेशेंट बैठा हुआ हो, पेशेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बीच में बात हो जाए, और सर्जन डॉक्टर जनरल फिजिशियन को बोल दे कि आप उसको इस टाइप की प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, कहे 7 दिन के बाद फिर बता देना। गांव में दूर सुदूर रहने वाले व्यक्ति, उसको पटना आने की नौबत ना आए, और यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय और मार्गदर्शन, एक रक्सौल दूर सुदूर बॉर्डर के बगल में कोई गांव हो, ये गांव के पेशेंट को मिल जाए, ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा कदम है। उससे आगे जाके हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। आप जानते हैं भली भांति, जब मेडिकल कॉलेज होती है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ का हेल्थ केयर बढ़ जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, और ट्रीटमेंट क्वालिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोफेसर लेवल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होता है। और इस दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, और उससे आगे आवश्यकता हो तो देश में 22 एम्स निर्माण हो रही है, 6 एम्स ऑलरेडी फंक्शनल है, बाकी 18 एम्स का निर्माण कार्य बहुत तेजी से गति से चल रहा है। और इसलिए आने वाले दिनों में देश मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन करके हमारे देश के नागरिक की हेल्थ को सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसलिए जब मैं बिहार की धरती पर हूँ, भगवान बुद्ध की धरती पर हूँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो कोई सबसे बड़ा धन है तो संतोष है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। कोई कहेंगे कि संबंध की डिफिनेशन क्या, तो रिलेशनशिप की डिफिनेशन वफादारी होती है। जब मुश्किल स्थिति आई तो अपने साथ खड़ा रहा कि नहीं रहा, उसके आधार पर संबंध
निश्चित होता है कितना गहरा संबंध है, नहीं है। और भगवान बुद्ध ने आखिर में कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा व्यक्ति का, सोसाइटी का सबसे बड़ा उपहार क्या? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य ही इस सबसे बड़ा उपहार है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि ये उपहार का ज्ञान जो भगवान बुद्ध ने हमने दिया है, ये हमें सेवा के माध्यम से जनता को ये उपहार देते रहे, यही अपेक्षा है। सभी विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी फैकल्टीज़ को, सभी प्रोफेसर्स को अच्छा संचालन करके हमारे राम कृपाल यादव जी ने जो यहाँ बात रखी है, ये बात यहाँ के मैनेजमेंट के माध्यम से जो भी कमी हो, भारत सरकार सारी कमी को दुरुस्त करने के लिए हमेशा कार्यरत है, कार्यशील है। एम्स पटना में कोई भी मेडिकल डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट की कमी हम नहीं रहने देंगे, चाहे कितना भी खर्च की आवश्यकता क्यों न हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार से ट्रीटमेंट के लिए किसी को दिल्ली एम्स आना ना पड़े, सब लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट पटना एम्स में ही मिले। इसलिए जो भी करने की आवश्यकता है हम अवश्य करेंगे। आप सबको अनेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। अब मैं हमारे संस्थान के अधिष्ठाता डॉक्टर उमेश कुमार बढ़ानी जी से आग्रह करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। जहां सनातन सूर्योदय का चिर अजेय आह्वान, जहां सनातन सूर्योदय का चिर अजेय आह्वान जग जननी के चरण कमल में बनता स्वर्ण विहान, परम पुरुष की कृपा जहां सीमा में संचित, उन चरणों में शब्दों के ये फूल समर्पित। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को आज के इस आयोजन को सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पुष्प उन पे समर्पित है। और हमारे बीच में केंद्र सरकार के तरफ से हमें ये धन्यवाद ज्ञापन के ताकत हमारे निर्देशक महोदय, हमारे प्रोफेसर एन.के. अरोड़ा प्रेसिडेंट और अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूट बॉडी के मेंबर्स बैठे हैं, उनकी तरफ से मैं उन सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं जो आज की सभा में उपस्थित हैं। और केवल सभा में ही नहीं, मैं केंद्र सरकार को उन सभी सुविधाओं के लिए, इस जगह को एक एम्स देने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी हैं, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री नीलांबू शरण जी हैं और श्री संजय जायसवाल जी, हालांकि वो केंद्र से हैं लेकिन वो हमारे ही हिस्सा हैं, हमारे इंस्टीट्यूट बॉडी के मेंबर हैं। राम कृपाल यादव जी इस एरिया के एमपी हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने समय में निकाल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहयोग किया। हमारे बिहार सरकार का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री नीतीश कुमार जी के, जो यहाँ पर श्री अमीर सुबहानी जी, प्रत्यय अमृत जी हमारे बीच में मौजूद हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं कि हम 25 एकड़ जो बहुत दिनों से हमें विस्तार करने के लिए जो मिलेगा और इसके अलावा जो अतिथि सदन बन के मिलेगा, उसके लिए न केवल इस बातों को रखने के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा बहुत सारे श्री अजीत चौधरी जी और अन्य लोग जो यहाँ मौजूद हैं और अपने सारे प्रेस के मित्र जो पूरे चीज़ को कवर करने के लिए और हमारी बातों को समाज में ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और सबसे बड़ा जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे फैकल्टी, हमारे अलावा अन्य डीन है, डीन एग्जामिनेशन, डीन रिसर्च और सारे एसोसिएट डीन, सब डीन और सारे फैकल्टी को मैं धन्यवाद क्यों दूंगा, वो तो हमारे हिस्सा है। लेकिन आप इस जीत यहाँ मौजूद रहे और हम सब का हौसला बढ़ाया। और सबसे बड़ा हमारे विद्यार्थीगण जो हमारे एम्बेसडर हैं इस एम्स के, जो आगे जा कर के इसको करेंगे, तो इन्हीं
एक और चीज़, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, एक कार्यक्रम बाहर में वृक्ष लगाने का वो भी पूरा करेंगे। और इसके साथ ही मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं यही 2 लाइन कहना चाहूँगा कि तेरे दर पे पहुँचने तो पाएं, ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे। तेरे दर पे पहुँचने तो पाएं, ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो मैं अपने मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि वृक्षारोपण के लिए पदार्पण करें।